उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब किसी इंसान का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, किसी का इम्यूनिटी बहुत वीक हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा उनके बॉडी में कितने ज्यादा सेल्स हैं, फिजिकली रोक रहे हैं। ठीक है, फिजिकली रोक रहे हैं, वहाँ कोई केमिकल नहीं हो रहा, वहाँ फिजिकली बैक्टीरिया या वायरस या कोई सा भी पैथोजन को बॉडी में घुसने से रोक रहे हैं। अगर टीयर्स निकल रहे हैं तो टीयर्स में भी हमारे पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। टीयर्स में हमारे पास क्या होता है, लाइजोजाइम, ये सारे सेल्स करते हैं। ठीक है, सेल्स को पता नहीं ये HIV का वायरस है, ये कैंसर कॉजिंग वायरस है, या फिर ये खांसी सर्दी का वायरस है, या फिर ये बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज कर रहा है। बोन मैरो में ही बी सेल्स जो है, बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में ही बन रहे हैं दोनों। ठीक है, दोनों सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, पर अगर वो बॉडी काम करेगी तो मेमोरी सेल्स बनेंगे, मेमोरी सेल्स घूमने लगेंगे बॉडी में। अगर गलती से बॉडी दोबारा से वायरस आ गया तो अब जो आएगा वो नेचुरली आएगा। ठीक है, अब दोबारा हमें हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक। पूरा चैप्टर में हम जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है उसमें एक टॉपिक है इम्यूनिटी। ठीक है, वो एक्चुअली चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं है, मिडिल में है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पहले हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक इम्यूनिटी। अब देखो, इम्यूनिटी से हम क्या समझते हैं। इम्यूनिटी मतलब हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यूनिटी से समझ में आता है कि जिस एक तरीके से हमारी बॉडी डिजीज से लड़ती है। ठीक है, जिस तरीके से हमें कुछ भी मतलब दिन भर में हम कितने ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घुसते हैं। ठीक है, हम गंदा खाना खाते हैं, गंदी जगह से पानी पी रहे हैं, अगर हवा में कितने सारे बैक्टीरिया है, हमारे हाथों में कितने सारे बैक्टीरिया है, हमारे आसपास हमें पता भी नहीं है, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे पैथोजेंस है। पर ऐसा तो नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया या हर एक वायरस, हर एक पैथोजन हमें बीमार करता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हम दिन भर दवाई खाते रहते, दिन भर दवा खा रहे होते हैं, दिन भर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होते। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी बॉडी लगातार उससे लड़ते रहती है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो WBCs है, जो और इम्यून सेल्स है, जिनका काम यही है कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करना, हमारी बॉडी के वो बॉडी गार्ड्स हैं। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इस वजह से हमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरसेस कुछ प्रॉब्लम नहीं कॉज कर पाते, बहुत बड़ी डिजीज नहीं हो पाती है। अब बड़ी डिजीज जैसे हमारे पास क्या हो गया, टाइफॉइड हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिजीजेज है। ये कब आते हैं? जब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स जो होते हैं ना, वो लड़ते लड़ते थक जाते हैं। एक लिमिट तक ही वो भी लड़ सकते हैं, जितनी उनके पास कैपेसिटी होगी। मान लो कोई एक बॉडीगार्ड है। ठीक है, बॉडीगार्ड को अगर एक बंदूक दिया गया है कि आपको इस बिल्डिंग की सुरक्षा करनी है, तो जितनी बंदूक में उसके जितनी गोली होगी वो उतने तक ही लड़ पाएगा। चलो तो थोड़ा मोड़ा हाथापाई कर लिया अगर कोई अटैक करना चाह रहा है तो, ठीक है, बट उससे ज़्यादा जितनी कैपेसिटी है उतना ही लड़ पाएगा। तो हमारे बॉडी के सेल्स भी उतना ही लड़ पाते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है। अब छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरस जो आसपास दिन भर घूमते रहते हैं, जिसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमको बहुत हार्म कॉज कर सके, वो तो मर जाते हैं। पर अगर बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा एडवांस है, उनको पता है कि कैसे इसके बॉडी को कमज़ोर करना है, तो वो यही करते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स को कमज़ोर करते हैं, मारते हैं। तो धीरे धीरे हमारी वो कैपेसिटी ख़त्म, फिर हम बीमार पड़ने लगते हैं। बीमार पड़ने का मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया, वायरस जो हमारी बॉडी में घुसा है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है, बहुत ज़्यादा नंबर में आ चुका है, तब हम जाके बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बैक्टीरिया आया और बीमार पड़ गए। वो एक बैक्टीरिया 1000, 2000, 4000, 1,00,000 ऐसे जब बढ़ जाएगा बॉडी में, तब हमें सिम्टम्स आते हैं, तब हमें लगता है कि अच्छा सर्दी हो रही है, ज़ुकाम हो रही है। जब ऐसा वायरस आ जाता है तो, या फिर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जब डिजीज़ कॉज कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में फैल चुका है। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब देखो, इम्यूनिटी हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक जो हमें जन्म से मिला होता है। ठीक है, हम हर किसी में होता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो, चाहे वो 2 दिन का बच्चा हो, चाहे वो 2 घंटे का बच्चा हो। ठीक है, बच्चा जन्म लिया उसको उसके साथ ही मिलता है। ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, जन्म से मिला हुआ होता है, कुछ मेहनत उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं करनी है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम डे टू डे लाइफ में एक्वायर करते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम घूम रहे हैं, या हम काम पर जा रहे हैं, या हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें जो बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन हमको उस टाइम में अटैक कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है, जन्म से लेकर मरने तक जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस हमको अटैक करेंगे, उसके अगेंस्ट हम अगर बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में जो इन्नेट इम्यूनिटी में आती है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स नहीं डालना होता है, वो हमारी बॉडी में मिले हैं, पहले से मिले हुए हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी से। तो इन्नेट इम्यूनिटी के पहले हम थोड़ा सा इम्यूनिटी का डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं, इम्यूनिटी इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट एनी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, ठीक है, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी to fight disease causing pathogens। ये होता है इम्यूनिटी, ये एक डेफिनेशन है कि हमारी बॉडी कैसे लड़ती है पैथोजन से, जितनी कैपेसिटी उसमें है लड़ने के लिए। बॉडी लड़ती है मतलब क्या, बॉडी लड़ रही है इसका मतलब बॉडी में कुछ सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी में कुछ सेल्स है जो कि लड़ते हैं हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब किसी इंसान का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, किसी का इम्यूनिटी बहुत वीक हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा उनके बॉडी में कितने ज़्यादा सेल्स हैं, लड़ने वाले जो सेल्स हैं कितने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स हैं उनके पास, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस हद तक किसी एक बैक्टीरिया और डिजीज़, कोई बैक्टीरिया वायरस या किसी भी पैथोजन को किस हद तक रोक सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोग ज़रा सा बारिश में भीगे और बीमार पड़ गए, है ना। तो अब देखो इम्यूनिटी तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, दो टाइप के इम्यूनिटी जो होते हैं हमारे पास, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट है देखो हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी। अब इस इन्नेट इम्यूनिटी से हम समझ तो ये रहे हैं कि वो बच्चे के जन्म के साथ होगा, उसके जन्म से मरने तक इन्नेट इम्यूनिटी उसके पास होगा, ओके, सेम होगा। अब देखो इन्नेट इम्यूनिटी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, वो हमें जानना है। तो पहला बॉडी का पार्ट जो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी को बनाने में एक छोटा सा रोल प्ले करता है ना, वो क्या होता है, हमारा स्किन। अब देखो स्किन जो होता है, ओके स्किन नहीं, फिजिकल बैरियर, हम एक कॉमन टर्म ले लेते हैं, फिजिकल बैरियर में स्किन आता है, ठीक है। देखो फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकली रोक रहे हैं, ठीक है, फिजिकली रोक रहे हैं, वहाँ कोई केमिकल वेमिकल नहीं हो रहा, वहाँ फिजिकली बैक्टीरिया या वायरस या कोई सा भी पैथोजन को बॉडी में घुसने से रोक रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास फिजिकल बैरियर है, हमारा स्किन। हमारे स्किन की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस नहीं घुस पाते हैं स्किन में, स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर, ब्लड में नहीं जा पाते, क्यों, स्किन रोक रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहला फिजिकल बैरियर कौन आ गया हमारे पास, स्किन, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है हमारे पास म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक बहुत जेली लाइक कह सकते हैं, स्टिकी स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, हमारे नाक में होता है, हमारे और भी इंटरनल ऑर्गन्स में होता है। अब ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस भी बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा, बैक्टीरिया वायरस को ब्लड में नहीं जाने देगा, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, उनको वहीं पर रोक लेता है, उसको अपने में उलझा लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो जो भी पैथोजेंस हैं वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं कर पाते, वो उसी में उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। तो म्यूकस एक हो गया हमारे पास फिजिकल बैरियर और एक हो गया स्किन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर पर।
देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर से हम क्या समझते हैं, बॉडी के अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बन रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर का सारा मैकेनिज्म क्या बोलता है, फिजियोलॉजी, है ना। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास टीयर्स आ जाएंगे हमारे आईज के, सलाइवा आ जाएगा, हमारे मुंह में सलाइवा होता है, हमारे आंखों में जो आंसू निकलते हैं, तो आंसू क्या होते हैं, ऐसे ही नहीं कि बस हंसी आ गई, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं तो आंसू निकल रही है, या फिर बहुत दुख हो रहा है तो आंसू निकल रही है। तो आंसू निकलने का मेन रीज़न कुछ सिग्निफिकेंस तो होता होगा ना, ठीक है। तो आंसू निकलने का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि आईज को बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अगर टीयर्स निकल रहे हैं तो टीयर्स में भी हमारे पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। टीयर्स में हमारे पास क्या होता है, लाइजोजाइम। फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, एक टीयर्स, इसमें होता क्या है, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एक एंजाइम है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया को मार देता है। नेक्स्ट हमारे पास है सलाइवा। सलाइवा में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिर एक होता है एसिड, स्टमक में, हमारे पेट में एसिड होता है, जानते हैं ना, HCl होता है हमारे पेट में, तो वो भी एक तरीके का फिजियोलॉजिकल बैरियर बनाता है, एसिड इन स्टमक। क्योंकि एसिड जो होता है हमारे स्टमक में, उसका पीएच अप्रॉक्सीमेटली 2 होता है। इतने हाई पीएच पे तो इंसान भी सर्वाइव ना करे, बैक्टीरिया और वायरस क्या ही सर्वाइव कर जाएंगे। ओके, तो ये बनाते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्यूलर बैरियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पे सेल्यूलर बैरियर। अब सेल्यूलर नाम से ही तो समझ में आ रहा है कि कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, कुछ एक सेल्स होंगे जो हमारे बॉडी में रोक रहे हैं। अब ये सब कुछ हमें जन्म से ही मिला हुआ है, ठीक है। तो सेल्स में ऐसे कौन से सेल्स हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स जो कि एक टाइप के WBC होते हैं, हमारे मोनोसाइट्स एक और टाइप के WBC होते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस जो हमारे ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है। ये सब क्या बनाते हैं, ये सब भी बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं पैथोजन से, ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके, वो मार सके वहीं पर, ताकि हमें बाकी चीज़ों को इफेक्ट ना हो, हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिसफंक्शनल ना हो जाए, ठीक है। बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा अगर बैक्टीरिया वायरस को छोड़ दिया जाए ऐसे ही। क्योंकि अगर वो कम कैपेसिटी भी होगा, पर अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा ले, ठीक है, नंबर अगर वो बहुत मिलियंस बिलियंस में अगर हमारे बॉडी में आ जाए, तो कुछ तो वो भी काम करेंगे, पूरे बॉडी का सिस्टम को बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो इनको जो छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े, इनको सबको रोकने का काम ये सारे सेल्स करते हैं, ठीक है। सेल्स को पता नहीं है ये HIV का वायरस है, ये कैंसर कॉजिंग वायरस है, या फिर ये खांसी सर्दी का वायरस है, या फिर ये बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज कर रहा है, उसे नहीं पता। इन सेल्स को कुछ नहीं पता, इन सेल्स को पता है कि ये कुछ नुकसान पहुंचाएगा, मेरे को इसको मारना है, ठीक है। इनको नहीं पता ही कौन किस टाइप के हैं, क्या कॉज करेंगे क्या नहीं कॉज करेंगे। ये सबका एक कॉमन मैकेनिज्म होता है, ये अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया PMNL, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोसाइट्स, ये भी एक टाइप का WBC होता है। फिर होते हैं हमारे पास नेचुरल किलर सेल, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NK सेल्स। NK सेल्स। एक होता है हमारे पास मैक्रोफेजेस। देखो, मैक्रोफेजेस कहाँ होता है, टिश्यूज में होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक टाइप के WBC ही होते हैं, एक टाइप के WBC। जब ब्लड में रहेंगे तो इनका अलग नाम है, जब टिश्यू में पहुंच गए तो इनको मैक्रोफेजेस कह दिया जाता है। और इन मैक्रोफेजेस एक कॉमन टर्म है, ओके, मैक्रोफेजेस एक कॉमन टर्म है, हर टिश्यू में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ओके, हर टिश्यू में इनका अलग अलग नाम है। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकाइन वाला बैरियर। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास इंटरफेरॉन्स।
अब समझो पहले कि ये इंटरफेरॉन्स होते क्या है, ये करते क्या है। मान लो बॉडी में एक वायरस आ चुका है, ठीक है, कोई सा भी वायरस आ चुका है, उसने एक सेल को मार दिया, नॉर्मल बॉडी के सेल को मार दिया। अब वो बॉडी का सेल जो है वो मरने के पहले, ठीक है, मरने के पहले वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहा है अपने आसपास वाले सेल्स को बताने के लिए कि मेरे अंदर तो वायरस घुस चुका है, मैं तो मरने वाला हूँ, तुम लोग बच जाओ। ठीक है, ये हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन है ताकि बाकी सेल्स ना मरे। क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा कि एक वायरस आया, एक सेल को मार दिया, फिर दूसरे सेल में गया, फिर उसे मार दिया, फिर तीसरे सेल में गया मार, तो वो तो मारते जाएगा, बॉडी के सेल्स मरते जाएंगे। तो हमारी बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन है सेल्स में आपस में कि मेरे पास तो वायरस आ चुका है भाई, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, वायरस इन्फेक्ट कर चुका है, अब तो मैं तो मरने वाला हूँ। पर वो सिग्नल भेज देता है, ठीक है, जैसे हमारे पास टेलीफोन है, हम कॉल कर सकते हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, भागो जल्दी, ठीक है। पर सेल्स के पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं ताकि बाकी आसपास वाले सेल्स को पता चल जाए कि उनको बचना है, ठीक है। तो इसी केमिकल को हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स कैसे होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से निकलता है, ठीक है, रिलीज्ड released from virus infected cells. ओके, वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलता है ताकि आसपास के बाकी सेल्स बच जाए बॉडी के। तो वो अपने अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि नहीं भाई वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, उनको मार नहीं पाएगा, राइट, ज़रूरी है ये। तो ये हो गया हमारे पास सारे इन्नेट इम्यून सिस्टम को जो बनाते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी हमारे अंदर जो बनाते हैं वो ये चारों बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो हम अपने पूरे लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, हमें मिल रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो डांस करना सीधे नहीं सीख जाता है, धीरे धीरे चलेगा, दौड़ेगा, उसके बाद डांस धीरे धीरे करना सीखता है, राइट। तो वैसे ही हो गया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म लेते ही नहीं मिल जाता है। ओवर द लाइफ टाइम हम बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी वजह से धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाती है। धीरे धीरे बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, वो एडजस्ट होती है कि अच्छा ये वाला बैक्टीरिया ऐसे आया है तो अब इसको स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम कॉज करेगा, उसके बाद फिर बॉडी को पता चल जाएगा ओके इसको इस तरीके से मारना है, तो अगली बार अगर वही वाला बैक्टीरिया आया तो बॉडी तुरंत मारेगी, ठीक है, बॉडी तुरंत मारेगी। इसीलिए जो वैक्सीनेशन देते हैं हम, पोलियो का वैक्सीन क्यों देते हैं, पोलियो के वैक्सीन में हम स्टार्टिंग में जो है बैक्टीरिया को कमज़ोर करके बॉडी में डाल देते हैं, वायरस को, ठीक है। पहले वायरस को हम कमज़ोर करके बॉडी में डालते हैं ताकि बॉडी को पता चल जाए कि कैसे इससे डील करना है अगर फ्यूचर में ऐसा वायरस इन्फेक्ट कर गया तो। क्योंकि पोलियो वायरस इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि वो चांस नहीं देगा बॉडी को कि हाँ तुम लड़ो लड़ो लड़ो, भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो उससे डील करने के लिए हमको पहले से तैयारी रखनी होगी, हमको पहले से सब तैयार करके रखना होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पोलियो वायरस जो है वो बहुत ही कमज़ोर करके लैब में उसको कमज़ोर कर देते हैं, बॉडी में डाला जाता है, बॉडी को धीरे धीरे पता चल जाता है अच्छा ये इस तरीके से मरेगा, ठीक है। बॉडी को अगर पता चल गया एक बार इस तरीके से मरेगा, इन फ्यूचर अगर पोलियो वायरस घुस गया बॉडी में तो क्या करेंगे, बॉडी फटाफट उसी टाइप के केमिकल्स बनाएंगे, फटाफट उसको मारेगा। तो उस टाइम पोलियो को टाइम, उस वायरस को टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, उस वायरस को टाइम नहीं मिलेगा हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि बॉडी तैयार रहेगी। इसी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर करते हैं हम लाइफ टाइम में, फिर आगे की चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, कि एक बार आया चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बॉडी में, अगली बार आएगा तो हम कर लेंगे, ओके। तो चलो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से क्या हम समझ गए, हम अपने पूरे लाइफ टाइम में जो जो चीज़ें सीखते हैं, कह सकते हैं ना, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ सीख रहे हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हम धीरे धीरे अपने बॉडी में अडेप्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ओके। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ एक स्पेसिफिकेशंस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी का हमने क्या बोला, 4 चीज़ें हैं, हमने पढ़ लिया। इन्नेट इम्यूनिटी कॉमन तरीके से अटैक करेगी, जो भी आएगा उसको एक ही तरीके से अटैक करेगी। उन्हें नहीं पता बैक्टीरिया है, वायरस है, HIV का है, कैंसर का है, या किस चीज़ का है, पैथोजन है, क्या है, प्लाज्मोडियम है, नहीं पता है उन्हें।
एक ही तरीके से अटैक करेगी, ठीक है। पर यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बॉडी को पता होता है कि अच्छा ये वाला वायरस आया है, इसके लिए मैं ये तैयार करूंगा, ये वाला बैक्टीरिया है, इसके लिए मैं ये लाऊंगा, ठीक है। एक स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। इनके बहुत सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो चलो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी से हम क्या समझते हैं, हर एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है। पैथोजन मतलब कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको डिजीज कॉज कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्लाज्मोडियम हो, कुछ भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है उसको हम कहते हैं पैथोजन। कॉमन टर्म दिया गया है पैथोजन। अब ये पैथोजन कैसा है, हर एक पैथोजन से बॉडी अलग अलग तरीके से डील करेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक तरीके से इससे डील करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है डाइवर्स, मतलब बहुत सारे, ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे, दुनिया में कितने ही तरीके के बैक्टीरिया वायरस है, हम कुछ का नाम जानते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका हमको नाम भी नहीं पता है, पर हमारी बॉडी उनको भी हैंडल करती है और अलग अलग तरीके से सबको हैंडल कर रही है। मान लो एक HIV का वायरस आ रहा है, ठीक है। पहले तो इन्नेट इम्यूनिटी उसको बॉडी में घुसने नहीं देगी, स्किन बैरियर कॉज करेगा। अगर मान लो गलती से बॉडी में घुस गया, और भी चीजें हैं, इंटरफेरॉन्स है, वो रिलीज होगा कि भाई अगर एक सेल को मार रहा है तो भाई बचाओ अपने आप को। पर HIV का वायरस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, नहीं बचा पाते हैं सेल्स अपने आप को। फिर आती है एक्वायर्ड, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनके जो सेल्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले जो सेल्स होते हैं, उनको पता है कि अच्छा ये HIV का वायरस है, मेरे को इस तरीके से मारना है, कॉमन तरीके से ही नहीं मरने वाला है, इसको हमको स्पेसिफिकली यही चीज देना होगा तभी ये मरने वाला है, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिसिटी। और ये डाइवर्स को हैंडल करते हैं, मतलब हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस, हर एक पैथोजन को ये डील कर सकते हैं। अब वो किस हद तक डील कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि भाई हमारी बॉडी कितने देर तक बच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी। इनका एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है मेमोरी। मतलब हमारी बॉडी को याद होता है, ठीक है, कि इस वाला बैक्टीरिया या इस वाले वायरस को हमने पहले कैसे मारा था, और दोबारा, पहले तो टाइम लगा होगा, पहले तो समझ नहीं आया होगा कि भाई कैसे डील करना है, क्या करना है, टाइम लगा होगा, धीरे धीरे फिगर आउट हुआ होगा। उसके बाद सेकेंड टाइम अगर वो अटैक किया तो हमें पता है कि भाई अच्छा ये ऐसे करना है, फटाक से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं बॉडी में मेमोरी होती है। बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं, पूरे ब्लड में घूम रहे होते हैं, वो मेमोरी लेकर घूम रहे होते हैं कि भाई ये वाला बैक्टीरिया या ये वाला वायरस आया तो मेरे को ऐसे मारना है। वो घूम रहे होते हैं, अगर आ गया लाइफ टाइम में कभी दोबारा, तुरंत शुरू करेंगे अपना काम, ठीक है। उसको हम कहते हैं मेमोरी। अब एक और है हमारे पास लास्ट, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ और नॉन सेल्फ से हम क्या समझते हैं, जो मेरा अपना है, जो पराया है ना। तो हमारी बॉडी को भी पता होता है, जैसे हमें तो पता है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स है, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे कलीग्स है, ठीक है, उनको पता होता है कि इनको हम नहीं जानते, ये स्ट्रेंजर्स है। तो हमारी बॉडी के हर एक सेल को भी पता है, ठीक है। हमारी बॉडी के स्पेशली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं उनको पता होता है कि ये मेरे बॉडी का अपना सेल है, इससे मुझे हार्म नहीं करना है, क्योंकि इससे मेरे को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ये मुझे हार्म नहीं करेगा तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, ये आराम से अपना काम कर रहा है। पर बॉडी को ये भी पता होता है कि ये बाहर से आया हुआ है और ये मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो जैसे ही बाहर से कुछ भी, कोई सा भी सेल आता है, तुरंत बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, तुरंत वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं उसको मारने के लिए। जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई जान पहचान वाले कोई रिलेटिव आए, चाचा, मामा, दादा, वॉटेवर, ठीक है, कोई से भी रिलेटिव आए, तो तुम बिठाओगे, स्वागत करोगे, चाय पानी पूछोगे, समोसे वमोसे पूछोगे, ठीक है। पर अगर बाहर से अचानक से कोई आ गया, हाय हेलो, पहचानते नहीं है,
तो भाई हम तो बोलेंगे ना क्यों आए हो भाई, बाहर जाओ बाहर जाओ, बाहर से बात करो, पहले बताओ कौन हो क्या हो। तो डर तो हमें भी लगेगा कि भाई बाहर का कोई स्ट्रेंजर आ गया, हम जानते पहचानते नहीं है। तो सेम हमारी बॉडी के सेल्स का भी वही हाल है, हम बॉडी में रखना नहीं चाहेंगे उसको, ठीक है, उसको भगाना चाहेंगे, नहीं भागेगा उसको मारना चाहेंगे कि भाई भागो यहाँ से, क्योंकि हमें एक खतरा महसूस हो रहा है। तो सिमिलरली बॉडी के सेल्स को भी एक खतरा लगेगा। तो यही चीज़ होती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में बॉडी के सेल्स अंतर कर पाते हैं इस वजह से। पता होता है कि जो अपने सेल्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर जो बाहर से आए हुए सेल्स हैं उनको हमें उनको डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अक्वायर्ड और इन्नेट इम्यूनिटी की पूरी कहानी। ओके, नाउ हमने पढ़ लिया अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हमें जानना है कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाता कौन कौन है, ठीक है। हमारी बॉडी में जैसे हमने बोला कि इन्नेट इम्यूनिटी को बनाने वाले हमारे 4 टाइप के सेल्स है या पार्ट्स है, ठीक है। हमको ये भी जानना होगा कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन बनाता है बॉडी में। अक्वायर्ड इम्यूनिटी एक जनरल टर्म है, ठीक है, बॉडी में। जैसे हम बोल देते हैं शहर में बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि एक जनरल टर्म है। अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी किन किन से बना हुआ है मिलके, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे 2 टाइप के सेल्स आ जाते हैं। एक होते हैं हमारे बी सेल्स और एक होते हैं हमारे टी सेल्स। ये 2 टाइप के सेल्स मिलकर अलग अलग सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो बी सेल्स मिलकर हम बोलते हैं क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमको। तो बी सेल्स कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमको, ह्यूमोरल। ह्यूमर मतलब ब्लड, ठीक है। ह्यूमर जो है वो उसका मीनिंग होता है वो ब्लड से रिलेटेड चीज़ें को हम ह्यूमर बोलते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड है तो हम क्या बोलते थे, ह्यूमर, ठीक है। वो मतलब ह्यूमर से आया हुआ टर्म है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमर कहाँ से आया, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगा हम ह्यूमर बोलेंगे, उससे आया है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो बी सेल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं। तो हमने क्या बोल दिया, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं, जो बी सेल्स होते हैं, वो हमको कैसा, एक टाइप का अक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास टी सेल्स। टी सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ये हमको। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम CMI भी बोलते हैं, CMI, ठीक है, शॉर्ट में हम बोलते हैं। अब देखो ये बी सेल्स और टी सेल्स होते क्या हैं। तो बी सेल्स जो होते हैं और टी सेल्स जो होते हैं ये हमें पता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। अब ये बनते कहाँ पर है, ये बनते हैं हमारे जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। बोन मैरो जो होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया हमारा। तो अगर बोन मैरो में ही बी सेल्स जो है, बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में ही बन रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। पर अगर वो वहां पर मैच्योर भी हो जा रहा है, ठीक है, बोन मैरो में ही जो सेल्स मैच्योर होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, बी सेल्स। जो सेल्स जाके थाइमस में मैच्योर होते हैं उनको हम कह देते हैं टी सेल्स। देखो बी वर्ड, बी जो लेटर अल्फाबेट आया है वो बोन मैरो से नहीं आया है, ठीक है। लग रहा होगा कि बोन मैरो से आया है, पर ये बर्ड्स में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बर्सा ऑफ फेब्रेशियस, ठीक है, बर्सा ऑफ फेब्रेशियस। ये उससे बी वर्ड, बी जो अल्फाबेट है वो उससे लिया गया है, बर्सा ऑफ फेब्रेशियस, ठीक है। बोन मैरो से नहीं आया है बी, बट थाइमस से रिलेटेड होता है टी सेल्स, इसीलिए हम टी बोल देते हैं, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल्स, ठीक है। बोन मैरो से नहीं, ये आता है बी सेल्स, नाम आता है फ्रॉम बर्सा ऑफ फेब्रेशियस। ये कहाँ होता है, बर्ड्स में होते हैं, ठीक है, उनसे ये टर्म डिराइव किया गया है, ओके। और टी सेल्स क्यों नाम दिया गया है, बिकॉज ये थाइमस में मेच्योर होते हैं, बनते दोनों के दोनों बोन मैरो में हैं। ह्यूमंस में दोनों के दोनों बोन मैरो में बनेंगे, एक वहीं पर मेच्योर हो जाएगा, एक टी सेल में जाके मेच्योर हो जाएगा, ओके। अब देखो बी सेल और टी सेल हमने पढ़ लिया। अब बी सेल्स जो होते हैं
वो कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कि मेमोरी स्टोर कर लेंगे, ठीक है। पहला बार अटैक हुआ है किसी पैथोजन का, उसका वो मेमोरी स्टोर करके पूरे ब्लड में घूमते रहेंगे, है ना। तो पहली बार में जो बी सेल्स बन गए कुछ अटैक करेंगे, अलग अलग टाइप के बी सेल्स बनते हैं। कुछ बी सेल्स अटैक करेंगे उस पैथोजन को, कुछ बी सेल्स जो है मेमोरी स्टोर करके पूरे ब्लड में सर्कुलेट होते रहेंगे, ताकि अगर गलती से उनको दोबारा से वो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन दोबारा से मिला, अपना काम शुरू कर देंगे तुरंत, ठीक है। ऐसे ही टी सेल्स में बहुत टाइप के होते हैं, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी मेमोरी सेल्स। टी सेल्स भी ऐसे होते हैं जो कि एक कुछ टाइप के टी सेल्स होते हैं मारने का काम करेंगे, कुछ टाइप के टी सेल्स मेमोरी लेकर घूमते रहेंगे, है ना। तो टी सेल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से हमारे पास जानना ज़रूरी है, एक टी हेल्पर का नाम हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर में आएगा एड्स वाले टॉपिक में, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। तो एक होते हैं हमारे पास टी हेल्पर सेल्स, एक होते हैं हमारे पास टी किलर सेल, या इसी को हम कहते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। टी किलर को ही हम कह देते हैं टी साइटोटॉक्सिक। एक होते हैं टी सप्रेसर्स, जो रोकते हैं इनका काम कि बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस अब हो गया, अब रुक जाओ। स्टॉप बटन भी तो होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है हमेशा स्टार्ट बटन नहीं होता है किसी भी मशीन का, हमेशा स्टार्ट बटन सिर्फ नहीं होता, स्टॉप बटन भी होता है। तो इनके पास भी ये टी सप्रेसर क्या है, स्टॉप बटन का काम करता है कि अब रुको, अब और ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है हमारा टी मेमोरी, जो मेमोरी लेकर घूमते रहेंगे बॉडी में, ठीक है। यादें लेकर घूमते रहते हैं बैक्टीरिया, वायरस के, कि कभी आ गया तो अब बस शुरू हो जाएंगे फिर अपना काम करने। तो ये बनाता है हमारे, ये होता है हमारे टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी कौन बनाता है, एंटीबॉडी बी सेल्स बनाते हैं हमारे, ठीक है। बी सेल्स जो हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं यही एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी बनाकर ये अटैक करते हैं जो भी पैथोजन आया होता है, ओके। ओके चलो, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबॉडीज। अब देखो एंटीबॉडीज क्या बताया हमने, कौन बनाता है, बी सेल्स बनाएंगे। टी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, बी सेल्स ही एंटीबॉडीज बनाते हैं, ओके। एंटीबॉडीज को एक और नाम दिया गया H2L2 मॉलिक्यूल, ठीक है। इनको नाम दिया गया है H2L2 मॉलिक्यूल। क्यों नाम पड़ा है, देखो बेसिकली एंटीबॉडीज जो होते हैं उनका बेसिक नेचर प्रोटीन होता है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पर इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो, ये ऐसे दिखते हैं, एक ये वाला चेन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ कंप्लीट ये एक चेन बन रहा है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक एक चेन बन रहा है, ठीक है। तो ये दो लंबे वाले चेन्स है, तो अगर ये लंबे हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो इनको हम कहते हैं हैवी चेन्स, ठीक है। तो हमारे पास दो हैवी चेन होते हैं, तो H कहाँ से आता है, हैवी चेन से, हैवी चेन्स दो हमारे पास हैवी चेन होते हैं, और दो छोटे वाले हो गए तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसको हम क्या कह देते हैं, लाइट चेन्स। तो L वर्ड जो आता है वो आता है लाइट चेन्स। अब देखो हमारे पास दो हैवी है, दो लाइट है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है H2L2, समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो SS ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। दो चेन ऐसे ही नहीं ना पड़े रहेंगे, उनको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा, रस्सी चाहिए होगी, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड रस्सी का काम करते हैं, उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। आपस में इन दोनों को जोड़ के रखा है, इन दोनों को जोड़ के रखा है, और इनमें खुद में भी कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बॉन्ड का काम ही है जोड़ के रखना, आपस में कनेक्ट करके रखना, तो ये होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो गिनो हमारे पास कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, गिनो हमारे पास कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। देखो ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। डाइसल्फाइड मतलब दो सल्फाइड्स होंगे एक बॉन्ड में, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस साइड 5 हो गए, सिमिलरली इस साइड 5 हो गए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं हमारे पास एंटीबॉडी में, ठीक है। ये एक जनरल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। अब हर एक पैथोजन के लिए स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, पर डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर डिफरेंस आएगा और यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है हर एक बैक्टीरिया वायरस के लिए अलग हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग होता है, ओके। अब देखो हमारे पास ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने बनाया ऐसे ही नहीं बनाया, एग्जाम में आ जाता है कई बार कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो उसके पार्ट्स, ठीक है। सिमिलरली जो हमने इम्यून सिस्टम के पार्ट्स पढ़े, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, कई बार एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्लेन करो इम्यूनिटी को, एक्सप्लेन करो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किस टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, वो क्या क्या रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ये एंटीबॉडी किसका पार्ट है, एंटीबॉडी अक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। एंटीबॉडी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि बना कौन रहे हैं, बी सेल्स, और बी सेल्स कहाँ आते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी में। समझ में आया। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, यहाँ पर इनका अलग एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, ये और ये सेम होगा, ठीक है, अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग पैथोजन से डील करने का। तो जिस पैथोजन में भी कुछ एक प्रोटीन होता होगा जो बीमार करता है हमें, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैथोजन, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बैक्टीरिया, पूरा का पूरा वायरस ही बीमार करेगा। बैक्टीरिया वायरस कुछ ऐसी चीज बनाते होंगे जो कि हमारे बॉडी में हमारे सेल्स को मार रही है, हमारे सेल्स को इन्फेक्ट कर रही है, कुछ एक चीज बनाते होंगे। वो क्या करते हैं, उस चीज को पहचानते हैं, उसके अगेंस्ट ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं, सबके लिए अलग अलग, और फिर उस बैक्टीरिया वायरस को मारा जाता है। समझ में आया। अब देखो एक और हमें चीज जाननी है, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो हम अभी बात कर रहे थे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी, ठीक है, वो यहाँ पर काम आता है। देखो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जो सबसे पहले हुआ होगा, अगर सबसे पहले कोई बैक्टीरिया आया है, वो अटैक कर रहा है, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई सा भी पैथोजन आया है, सबसे पहले बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, पहले तो बॉडी को समझने में टाइम लगेगा भाई, पहले तो डिस्कवर होने में टाइम लगेगा। मान लो कुछ 10-12 या कुछ हज़ार बैक्टीरिया घुस गए बॉडी में, ठीक है, ऐसा तो नहीं ज़रूरी एक ही घुसेगा, 10-12 छोटे छोटे होते हैं, घुस गए हैं, ठीक है। हमने कुछ गंदा खा लिया, कुछ पानी गंदा पी लिया, या फिर गंदे हाथ से हाथ धोया नहीं खाने के पहले, चले गए बैक्टीरिया। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, बॉडी धीरे धीरे पता करेगी, अच्छा ये बैक्टीरिया घुस गया, बॉडी सारे सेल्स को अलर्ट करेगी। वहाँ पर अब डिसाइड होगा, मीटिंग होगा कि भाई ऐसे तरीके से ये करना है, वो करना है, ऐसे सेल्स बनाने हैं, वैसे सेल्स बनाने हैं, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बॉडी को टाइम लगता है समझने में कि अच्छा ये वाला आया है, अभी पहले मीटिंग बुलाओ, सबको बुलाओ, इधर उधर से सारे सेल्स को बुलाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, तो अपने दोस्तों को बुलाओ, उसके बाद सारे लोग फिर डिसाइड करेंगे, अच्छा ये वाला ट्राई कर रहे हैं, नहीं इससे नहीं मर रहा, ये वाला ट्राई कर रहे हैं, इससे नहीं मर रहा, ये वाला ट्राई कर रहे हैं, इससे नहीं मर रहा है, ठीक है, बहुत अटेम्प्ट्स लगेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बॉडी को डिसाइड करने में फाइनली कि अच्छा हमें इस चीज़ से इस बैक्टीरिया को मारना है, ठीक है, या इस चीज़ से इस वायरस को मारना है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। वहीं अगर बॉडी ने एक बार डिसाइड कर लिया कि अगर हमको इस बैक्टीरिया को इस चीज से मर रहा है, धीरे 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 हिट एंड ट्रायल, ठीक है, पता चल गया, अब वो वाले मेमोरी सेल घूम रहे हैं पूरे बॉडी में, ठीक है, टी मेमोरी भी है, बी मेमोरी भी है, सारे घूम रहे हैं। अब दोबारा जब आएगा तो तुरंत कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर बुलाने की जरूरत नहीं है, पता है इस वाले बैक्टीरिया या वायरस को इससे मारना है, बस बनाना शुरू करो तुरंत, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा। तो इनमें से बताओ कौन सा फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में हम कुछ भी चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे समझने में ही टाइम लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम क्या इसमें डिफरेंस लिखेंगे, ये फर्स्ट इनकाउंटर पर होता है, फर्स्ट इनकाउंटर विथ पैथोजन।
पैथोजन जब भी पहली बार बॉडी में घुस रहा है, चाहे बचपन में घुस रहा हो या अभी बड़े होकर घुस रहा हो या 60 साल में घुस रहा हो, पहली बार कोई सा भी पैथोजन अगर पहली बार घुस रहा है बॉडी में, बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, ये क्या होगा, उसके बाद वाले दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, 10वीं बार, ठीक है, गंदे हाथों से खाना खाओगे तो 50वीं बार, 100वीं बार, हजार बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर, मतलब पहला इनकाउंटर के बाद जितने बार भी आएगा उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद पैथोजेंस। अब ये पता है हमें, ये स्लो प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा बॉडी को समझने में, हिट एंड ट्रायल करने में, मीटिंग बुलाने में, दोस्तों को बुलाने में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा। और ये जैसा होगा, फास्ट होगा, इससे तो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वीक रिस्पॉन्स आएगा। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आएगा। पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी धीरे धीरे आराम से चाहेगी कि हमें अभी पता नहीं है भाई क्या है, धीरे धीरे कर रही है, बस यहाँ तो हमें पता है कि ऐसा बनाना है तुरंत, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। अब हमारे पास एक टॉपिक है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी से हम क्या समझते हैं, एक्टिव मतलब जहाँ हमको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब चलना फिरना, दौड़ना भागना, एक्सरसाइज करना। ठीक है, वो बोलते हैं पैसिव लाइफस्टाइल मतलब कहीं एक जगह बैठे रहते हैं या एक जगह पड़े रहते हैं बेड पे। तो वही चीज़ है कि एक्टिव इम्यूनिटी मतलब वहाँ पर बॉडी काम कर रही है, पैसिव इम्यूनिटी मतलब कुछ नहीं, आराम से सब कुछ मिलता जा रहा है, खुद ही लाकर बेड पे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, चाय मिल रहा है, सब मिल रहा है। ठीक है, तो जब बॉडी काम कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, व्हेन बॉडीज own cell produce immune response। ठीक है, जब बॉडी के खुद के सेल्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं या किसी और तरीके से अटैक कर रहे हैं पैथोजेंस को, काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। वहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है वो सब चीज़ें। पैसिव इम्यूनिटी मतलब हमको पहले से बना बनाया रेडीमेड जो मार्केट में है उसको हम दे दे रहे हैं। ठीक है, रेडीमेड हमें चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, प्री फॉर्म्ड, पहले से बना बनाया हमको मिल जा रहा है, प्री फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज गिवन। किसी भी पैथोजन के अटैक के लिए हमको प्री फॉर्म्ड अगर मिल जा रहा है, कोई मेहनत नहीं है, पैसिव है। ठीक है, अब इसमें दोनों के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, एक होता है नेचुरल तरीके से हमें कुछ भी, हम जो भी बॉडी हमारी कर रही है, एक होता है आर्टिफिशियल जहाँ हम बाहर की किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि एक्टिव इम्यूनिटी का जो नेचुरल और आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स कैसे आता है। देखो नेचुरल मतलब बाहर जो हमें मतलब रैंडमली मिल जा रही है, हमें ऐसा नहीं चूज करना पड़ रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, नेचुरल
मतलब अगर हम कहीं भी बैठे हुए हैं या कहीं गंदी जगह से आए हैं तो वहाँ के जो पैथोजेंस होंगे सराउंडिंग के, वो अगर हमारी बॉडी में घुस गए, वो हमें अटैक कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरली हम ऐसा नहीं कि चूज करके बैक्टीरिया वायरस को अपने बॉडी में डाल रहे हैं कि नहीं ये वाला डालो, ये वाला डालो, ये वाला डालो, नहीं, अपने आप आ जा रहे हैं नेचुरल तरीके से, ठीक है। कहीं कट लग गया, उससे अगर कुछ उस कट में अगर बैक्टीरिया वायरस कोई सा भी पैथोजन घुस गए, उसके थ्रू बॉडी में घुस गए, ठीक है। या हम किसी गंदे कपड़े से मतलब गंदे कपड़े से उस ब्लड वाले पोर्शन, कट लगा हुआ पोर्शन को गंदे कपड़े से बांध दिया, तो उस गंदे कपड़े में भी बहुत सारे पैथोजेंस होंगे, उसके थ्रू घुस सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिनके थ्रू नेचुरली हमारी बॉडी में ऐसे पैथोजेंस आ सकते हैं। तो नेचुरली अगर घुस गया तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्स बॉडी काम करेगी, ठीक है। तो वो हो गया एक नेचुरल तरीका ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। अब हमें क्या करना है, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी बनवाना है। मतलब अब हम चूज करके बॉडी में डालेंगे कि इस वाले बैक्टीरिया को डाल रहे हैं, अब इसके लिए बॉडी काम करेगी। वो हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल होता है लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी। बॉडी काम अभी भी कर रही है, ठीक है, पर आर्टिफिशियली हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये वाला बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर डालना है। यही चीज होता है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पोलियो वैक्सीन का, तो पोलियो वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जानबूझ के जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है ना बच्चों को, उसमें क्या होता है, कमजोर करके वायरस होता है, ठीक है। वायरस को कमजोर करके डाला जाता है ताकि वो वायरस जो है कमजोर किया हुआ है, ठीक है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा बॉडी को। पर हमारी बॉडी को अब लगेगा कि भाई कोई बाहर का तो आया है, अब काम तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो बॉडी धीरे धीरे क्या करेगी, काम करेगी। बॉडी काम करेगी तो मेमोरी सेल्स बनेंगे, मेमोरी सेल्स घूमने लगेंगे बॉडी में। अगर गलती से बॉडी दोबारा से वायरस आ गया तो अब जो आएगा वो नेचुरली आएगा, ठीक है। अब दोबारा हमें बूस्टर डोज देते हैं वैसे वैक्सीनेशन का कि दोबारा से ताकि और फास्ट हो सके प्रोसेस, तो बूस्टर डोज दिया जाता है। तो अगर वापस से वो वायरस घुस गया बॉडी में, तो वायरस तो बहुत ही पावरफुल है ना, वो वीक होके थोड़ी घुसेगा, हमने उसको वीक किया है लैब में, हम दे रहे हैं ताकि बॉडी को बॉडी काम करना सीखे इसके अगेंस्ट। तो जब दोबारा से आएगा तो बॉडी तुरंत काम करेगी। तो ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी का आर्टिफिशियली अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी में इंड्यूस करा रहे हैं तो उसका एक एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन, ठीक है। समझ में आया। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी के अंदर डालते हैं, उसको कमजोर करके, ठीक है, उसको कमजोर करके या मार के। बॉडी को फिर भी पता चलेगा कि आया है, इसके अगेंस्ट काम करना है, बॉडी काम करेगी। अब हम आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी में। पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके होते हैं। अब देखो इसमें कैसे नेचुरली, यहाँ तो हम बोल रहे बना बनाया, तो बना के जब देंगे तो हम बना रहे हैं लैब में तो आर्टिफिशियली हुआ ना। पर कुछ चीज़ें, कुछ एंटीबॉडीज ऐसे होती है जो बच्चे को माँ से मिलती है, ठीक है। जब बच्चे पेट में पल रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो वहाँ से भी कुछ एंटीबॉडीज जाती हैं, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू पास कर जाती है मदर से फीटस में। और कुछ एंटीबॉडीज, एक टाइप का एंटीबॉडी होता है जो कि मदर के मिल्क से बच्चों में जाती है। इसीलिए बोला जाता है माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है बच्चों को। और पहला दूध जो होता है कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं, ठीक है, पहला जो मिल्क होता है उसमें भर भर के ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं, ओके। तो नेचुरल तरीके से कौन से एंटीबॉडीज, एक होता है IgG, ठीक है। IgG एक टाइप का एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबुलिन, IG नाम कहाँ से आया, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप G जो है वो मदर से बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू पास करके जाता है। जैसे प्लेसेंटा में हमें पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बच्चे में जाती है। बच्चे से वेस्ट मटेरियल प्लेसेंटा के थ्रू मदर में वापस चला जाएगा, मदर की बॉडी उसको निकाल देगी। तो इसी तरीके से मदर में से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ IgG जो होता है एंटीबॉडी, वो मदर से बच्चे में जाती है थ्रू प्लेसेंटा। ये कहाँ से जाती है, थ्रू प्लेसेंटा। अब देखो एक और होता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप A। ये कहाँ से मिलता है, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है,
पहला मिल्क, मदर का जो पहला मिल्क होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, पहला मिल्क जो सिक्रीट होता है उसका नाम, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। येलो कलर का होता है, उसमें भर भर के IgA होता है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं जैसे ही बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले मदर मिल्क पर फीड कराना होता है, क्योंकि भर भर के IgA होता है। ये कुछ टाइम तक के लिए ही सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये बच्चे को ये क्या प्रोवाइड करती है? पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडीज है, ठीक है। बच्चे की बॉडी कुछ मेहनत नहीं कर रही उसको बनाने के लिए, अभी बनी बनाई एंटीबॉडीज है, मदर की बॉडी में बन रही है, ठीक है। बाद में बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी बॉडी में भी बनने लगेंगी, लेकिन अभी के लिए नेचुरली जा रहा है मदर से फीटस को, ठीक है, नेचुरली जा रहा है और बनी बनाई है, पहले से मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ये हो गया। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एंटीबॉडीज आते हैं, जैसे एंटी वेनम, ठीक है, एंटी वेनम आते हैं, और भी ऐसे एंटी रेबीज के भी आते हैं, एंटी वेनम है, और है एंटी टेटनस एंटीबॉडीज हैं। एंटी टेटनस ये क्या करते हैं? मान लो किसी को सांप काट चुका है, ठीक है, अब सांप काट दिया तो अब वहां पर हम वेट नहीं कर सकते कि नहीं सांप काट दिया, जहर फैल गया बॉडी में, तो अब भाई बॉडी बनाएगी, भाई अपने काम करेगी, बॉडी को काम करना आता है, बॉडी धीरे धीरे लड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर किसी को सांप ने काटा है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुरंत उसको एंटी वेनम मतलब एंटी स्नेक वेनम होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं एंटी स्नेक वेनम। वेनम मतलब जहर, ठीक है। तो जहर के अगेंस्ट पहले से हम एंटीबॉडीज बना के रखते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर सांप काटा है ना तो पता करो कौन सा सांप काटा है, क्योंकि कोबरा के जहर के लिए अलग एंटीबॉडीज दिया जाएगा, क्रैत के जहर के लिए अलग दिया जाएगा, हर टाइप के सांप के लिए अलग एंटीबॉडीज है, तभी तो काम करेगा। सबके अलग अलग जहर होगा ना, सबके बॉडी, सारे सांप में अलग अलग टाइप का जहर होता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों को इफेक्ट करता है, कुछ जो होते हैं वो हार्ट को इफेक्ट करेगा, कुछ ब्रेन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का सांप ने काटा है, उस तरीके का हम एंटीवेनम देंगे, तुरंत देंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बॉडी के पास कि हाँ वेट करो। प्राइमरी इम्यूनिटी में वीक्स लगते हैं, ठीक है, वीक्स, हफ्ते लगते हैं, बहुत मंथ्स लग सकते हैं, उतना टाइम हमारे पास कहाँ होता है, ठीक है। अब वैसे ही टेटनस, अगर किसी को किसी जंग लगे हुए चीज से चोट लग गया, ब्लड आने लग गया, तो एंटी टेटनस एंटीबॉडीज दी जाती है, ठीक है। तो ये सब होता है, ये हम लैब में बना के रखते हैं, पहले से बाजार में बिकते हैं, ठीक है। पहले बोला जाता है चेक करो कि किस टाइप के स्नेक ने काटा है, कैसे चोट लगा, डॉक्टर पूछेंगे ना कैसे चोट लगा, क्या था, जंग लगा हुआ था, नहीं, सांप ने काटा है तो किस टाइप के सांप ने, क्या कैरेक्टरिस्टिक था, बताओ ऐसा था वैसा था, ताकि पता कर सके कि तुरंत, क्योंकि हमारे पास हिट एंड ट्रायल का टाइम नहीं होता कि ये वाला दे के देखते हैं, ये वाला दे के देखते हैं, पता होना चाहिए कौन सा देना है तुरंत। मुश्किल से कुछ मिनट्स होते हैं, या शायद 1 घंटा 2 घंटा होता है पेशेंट के बाद, घंटा भी बहुत ज़्यादा है, कुछ मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आर्टिफिशियल पहले से प्रिपेयर्ड रहता है हमें बचाने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर इम्यूनिटी कंप्लीट, ठीक है। और होपफुली सबको समझ में आया हो ये चैप्टर। ये क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इससे। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस, और एग्जांपल्स दो कि नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, या आपके फिर MCQ में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक को अलग से उठा के। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है, थैंक यू।